अध्याय 157। मैं अतिरिक्त अध्याय जिसे भूलना नहीं चाहिए। अनाथालय में लगभग 40 और 50 वर्ष की आयु की एक दर्जन महिलाओं ने बच्चों को घेर लिया और उनके जीवन के बारे में पूछने लगी। करीब 50 वर्ग मीटर की जगह में चारों कोनों में कैमरे लगे हैं। कैमरे चालू हैं। हायेन भी उन महिलाओं में से एक हैं जो बच्चों से सवाल पूछ रही हैं। यह लॉस एंजल्स शहर द्वारा आयोजित एक नए साल की प्रचार गतिविधि है। प्रचार थीम यह है कि अमीर लोग आम तौर पर नए साल पर क्या करते हैं। आराम करने के लिए किसी द्वीप पर जाते हैं। क्या आप किसी फैंसी पार्टी में जा रहे हैं? शो में महंगे आभूषण पहने? नहीं, वे दान कर रहे हैं। जब दान की बात आती है तो अरबतियों की महिलाएं हमेशा सबसे आगे रहती हैं। देखिए, अरबतियों की सभी महिलाएं मूल्य नियंत्रित सुपरमार्केट से खरीदे गए जूते और कपड़े पहनती हैं, बेहद मिलनसार, बिल्कुल बाकी सभी पड़ोसियों की तरह। लेकिन अगर आपकी नजरें तेज हैं, तो आप जान जाएंगे कि उन साधारण स्वेटर के नीचे सैकड़ों हजार डॉलर के शेपवियर हैं। आलीशान शेपवियर पहने ये महिलाएं हायेन की दोस्त हैं। चूंकि वह अपने दोस्तों के साथ एक सीन फिल्माना चाहती थी, इसलिए जब वह घर से बाहर निकली तो हायेन ने 180,000 डॉलर के लुई वुइटन के जूते पहने। बेशक, पहली नज़र में वे सुपरमार्केट में स्थिर कीमत पर खरीदे गए स्नीकर्स से अलग नहीं दिखे और सुपरमार्केट में जोड़ी की तुलना में कम आकर्षक भी दिखे। वे जूते लुई वीटॉन द्वारा विशेष रूप से वीआईपी सदस्यों के लिए सीमित मात्रा में बनाए गए थे, बाजार में नहीं बेचे गए। बहुत कम लोग हैं जो उन्हें पहचानते हैं और जानते हैं। बेशक, जो लोग इन जूतों के बारे में जानते हैं, वे उन्हें उजागर नहीं करेंगे। यह कहानी केवल 3nwiki.com लास्टलीफ FB किएन क्वा मामा पर पोस्ट की गई है। यदि आप कहीं और देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप चोरों की मदद कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में 200,000 के जूतों की एक जोड़ी जरूरी नहीं कि बाजार से खरीदे गए $10 के जूतों जितनी टिकाऊ हो, और आप उन्हें पहनकर पहाड़ों पर चढ़ भी नहीं सकते। बच्चों के लंच का समय हो गया है और कैमरा बंद हो गया है। कैमरा अभी-अभी हटाया गया है और उसके दोस्तों के सहायक एक-एक करके दिखाई देते हैं। सहायक के हाथ में एक इंफ्रारेड डिटेक्टर है जो यह जांचने के लिए जिम्मेदार है कि उसके दोस्तों के शरीर बच्चों के बैक्टीरिया से संक्रमित हुए हैं या नहीं। जब डिटेक्टर बजता है तो इसका मतलब है कि बैक्टीरिया सामान्य स्तर से अधिक हो गए हैं। इन लोगों के लिए बैक्टीरिया सभी बुराइयों का स्रोत हैं और वे वायरस ले जाने में सक्षम हैं। जिया यान के पास भी उसकी अपनी सहायक थी। अगर सहायक होता तो जांच मशीन क्यों नहीं होती? जब अनाथालय के कर्मचारी पानी और नाश्ता लेकर आए तो सहायक पहले ही जा चुके थे। उसके दोस्त मुस्कुराते हुए चेहरे बनाते रहे और कर्मचारियों से बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में पूछते रहे, ऐसा अभिनय करते हुए जैसे उन्हें बच्चों के स्वास्थ्य की इतनी चिंता थी कि वे पास में रखे पानी और नाश्ते के बारे में भूल गए। उनकी ईमानदारी ने कर्मचारियों को तुरंत प्रभावित कर दिया। कर्मचारियों ने केन नाम के बच्चे के बारे में बात करना शुरू कर दिया। केन के बारे में बात करने के बाद यह एवरी था। उनके बगल में टीवी पर एक यूरोपीय टॉक शो दिखाया जा रहा था। प्रसिद्ध लंदन MC एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से ग्रे कोट में बात कर रहा था। वह आदमी 1970 के दशक की शुरुआत में पैदा हुआ था और मानव विकास के इतिहास में पहला सरोगेट बच्चा था। पिछली सदी में सरोगेसी ने कई बड़ी बहसों का सामना किया था। 21वीं सदी तक यह अभी भी एक विवादास्पद विषय था। उद्योग जगत के नेता लगातार इसकी वैधता और अवैधता के बारे में बहस करते रहे हैं, लेकिन सरोगेसी के नाम पर पैदा हुए बच्चों पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। पहले सरोगेट बच्चे के 45 जन्मदिन हो चुके हैं।
ग्रे कोट वाले व्यक्ति ने एमसी का साक्षात्कार लेने के लिए कैमरे की ओर पीठ कर ली। हालांकि उसने कैमरे की ओर पीठ कर ली थी, फिर भी स्टेशन ने उसका चेहरा धुंधला कर दिया। साक्षात्कार के दौरान जिस व्यक्ति ने सबसे अधिक कहा वह था, यह जानने के बाद कि मैं एक सरोगेट बच्चा था, मैंने सामाजिक गतिविधियों में कम भाग लिया और अपने दोस्तों से अधिक दूरी बना ली, क्योंकि मुझे डर था कि एक दिन सभी को सच्चाई पता चल जाएगी। कभी कभी मैं बुरे सपनों से जाग जाता हूँ। सपनों में लोगों की आंखें मुझे पसीना दिलाती हैं। उस आदमी ने यह भी कहा, जितना वह जानता है उसके अनुसार सरोगेट बच्चे भी उसके जैसे ही होते हैं, घर में एकांत का जीवन जीते हुए हर दिन अपनी पहचान उजागर होने की चिंता में रहते हैं। अनाथालय के कर्मचारी पानी और नाश्ता लेकर चले गए। टीवी पर वह आदमी अभी भी बात कर रहा था। उसके दोस्तों ने जल्दी से टीवी पर दिखाई जा रही सामग्री को नोटिस किया। टीवी जल्दी से बंद कर दिया गया, जैसे कि डर हो कि अगर इसे देर से बंद किया गया तो टीवी पर ग्रे कोट वाला आदमी उसके पास आएगा, फिर अनावश्यक परेशानी खड़ी करेगा। 3D तकनीक और सरोगेसी दोनों को मानव विकास के इतिहास में बड़े बदलावों में से एक माना जाता है। श्रीमती लोन ने गलती से 3D तकनीक को 3G लिख दिया। खुश स्माइली। मुझे समझ में नहीं आता कि आज 21वीं सदी में लोग सुअर का मांस और गोमांस कैसे स्वीकार करते हैं। बनाने के लिए 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करें। निकट भविष्य में 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित बंदूकें भी होंगी। लोग अनेक अकल्पनीय आविष्कारों को स्वीकार करेंगे, लेकिन सरोगेसी का लेबल लेकर चलने वालों के प्रति उनमें भय और परहेज की मानसिकता होगी। बेशक वे उस विचार को उनके सामने प्रकट नहीं करेंगे। सरोगेसी इकाइयां सरोगेट बच्चों के सभी दस्तावेजों को भी गोपनीय रखेंगी। इस बात पर यकीन करना कठिन है, लेकिन यह सच है। हांगजो की कई शोध कंपनियों ने स्पष्ट रूप से कहा, सुअर, गाय और बकरी का मांस सभी मुद्रित किया जा सकता है। यदि किसी को चीनी लेख पढ़ने के लिए लिंक चाहिए तो कृपया टिप्पणी करें। यह कहानी केवल 3nwiki.com लास्ट लीफ FB कियन क्वा मामा पर पोस्ट की गई है। अगर आप कहीं और देख रहे हैं तो आप डाकुओं की मदद कर रहे हैं। यहाँ के लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनके बगल में बैठा एक व्यक्ति स्पर्म बैंक से आया हुआ है। जिया यान एक सरोगेट बच्चा था, बिल्कुल ग्रे कोट वाले आदमी की तरह, मानव विकास के इतिहास में पहला सरोगेट बच्चा। उसके पिता का नाम जिया झिझांग था और उसकी मां का नाम अज्ञात था। 1970 के दशक की शुरुआत में जिया झिझांग परिवार के दबाव में अपने शुक्राणु को युग्मन के लिए स्पर्म बैंक में लाया, फिर एक महिला के गर्भाशय को किराए पर लेने के लिए ऊंची कीमत का इस्तेमाल किया। 1 महीने बाद इस दुनिया में जिया यान नाम का एक और व्यक्ति आया। हायेन का उद्भव त्रि चोंग द्वारा वंशानुगत सिजोफ्रेनिया से पीड़ित पत्नी से विवाह करने के कारण हुआ था। वंशानुगत सिजोफ्रेनिया से पीड़ित इस पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया। संभवतः यह बेटी भी सिजोफ्रेनिया से पीड़ित थी। जिया यान के इस दुनिया में आने के पहले 10 साल वह हमेशा दूर एक छोटे से शहर में रहती थी। उसकी देखभाल का जिम्मा नानी का था। जिया झिझांग साल में एक बार उससे मिलने आती थी। नानी ने उससे कहा, वह तुम्हारे पिता है। नानी ने जो कहा उसके बारे में जिया यान के दिल में अभी भी संदेह था। अगर वह उसका पिता था तो वह जूली के पिता की तरह क्यों नहीं था। जूली के पिता भी साल में एक बार घर आते थे। हर बार जब वह वापस आते तो जूली को गले लगाते, चूमते और काटते। उनका बैग जूली के लिए उपहारों से भरा होता। जैसे ही उजाला होता आप उसके पिता की गहरी आवाज को चिल्लाते हुए सुन सकते थे, जूली, तुम आलसी सुअर जूली, जल्दी उठो। वह आदमी जिसे उसका पिता कहा जाता था बहुत जल्दी आता और चला जाता। उसकी आंखें हमेशा उसे उदासीनता से देखती रहती थीं। कभी कभी वह कहता, पहले से ही इतना लंबा है।
उसके मुंह से ऐसा कहा जाता था, लेकिन उसकी आंखें उसकी ओर नहीं देखती थी। 15 साल की उम्र में हायेन ने गलती से हा त्री चोंग और नानी के बीच की बातचीत सुन ली। उस दिन हायेन को आखिरकार समझ में आ गया कि उसके पिता कभी भी जूली के पिता की तरह नहीं होंगे। 16 साल की उम्र में हायेन को हा त्री चोंग ने घर लाया। उस साल जिया यान की मुलाकात जिया जू से 18 साल की उम्र में हुई। जियाजी झांग ने भूत की तरह सफेद चेहरे वाली लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, वह तुम्हारी बहन है। बाहरी लोगों के पास उसके घर आने के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, वह लड़की जियाजी झांग की नाजायज संतान है। जिया यान को बाद में समझ में आया कि उसका मिशन जिया झू की जीने की इच्छा को फिर से जगाना था। अपने 18वें जन्मदिन पर जिया यान ने नींद की कई गोलियां खा ली। भूख हड़ताल से अस्पताल से लौटने के बाद, यह जानने के बाद कि वह 15 साल की उम्र में एक सरोगेट मां थी, जिया यान को समझ में आया कि इस दुनिया में वह केवल खुद पर भरोसा कर सकती है और वह अकेली है, ठीक वैसे ही जैसे वह इस दुनिया में अकेली आई थी। इस दुनिया में अगर मजबूत और कमजोर दोनों को जनमत के पैमाने पर रखा जाए, तो कमजोर का हमेशा ऊपरी हाथ होगा। जब तक इस सिद्धांत को सही तरीके से लागू किया जाता है, यह कई क्षेत्रों में सच होगा। यह कहानी केवल trienwiki.com लास्ट लीफ FB किएन क्वा मामा पर पोस्ट की गई है। अगर आप कहीं और देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप डाकुओं की मदद कर रहे हैं। जिया झू 16 साल की है। जिया यान अभी 16 साल की हुई है। वह उसकी बेचारी छोटी बहन है। जन्म से ही उसे दूरदराज की जगह पर स्वतंत्र रूप से रहना पड़ा है। उसके साथ सिर्फ एक नानी है। पिछले साल नानी का निधन हो गया। जिया यान ने जिया झू को यह एहसास दिलाने की पूरी कोशिश की कि इस दुनिया में अभी भी कोई है जिसे उसकी देखभाल की जरूरत है। यह व्यक्ति उसके खून का ही है। उसके कुछ समय बाद जिया झू और जिया यान अविभाज्य हो गए। उसके कुछ समय बाद जिया झू ने क्वा होंग जुआन से शादी कर ली। यह एक आम व्यावसायिक विवाह है। क्वा होंग जुआन को अपने कुछ गृह उद्योगों को कानूनी उद्योगों में बदलने की जरूरत है। जियाजी झांग को विश्व बैंक में अपनी स्थिति सुनिश्चित करने के लिए पैसे के प्रभाव की जरूरत है। गृह उद्योग ऐसे उद्योग हैं जो निष्पक्ष और निष्पक्ष नहीं हैं, लेकिन कानून का उल्लंघन भी नहीं करते हैं। जहां तक जिया झू की बात है, वह थक चुकी है। उसे एक शांतिपूर्ण रहने के माहौल की जरूरत है। इस आम व्यावसायिक विवाह में विवाहपूर्व समझौते की कमी कैसे हो सकती है? पहले तो क्वा होंग जुआन को नहीं पता था कि वह वंशानुगत सिजोफ्रेनिया से पीड़ित व्यक्ति से शादी करने जा रहा है। मामले को उजागर होने से बचाने के लिए जियाजी झांग ने क्वा होंग जुआन को एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया कि उनके कोई नाजायज बच्चे नहीं होंगे। चाहे वे पुरुष हों या महिला, वे सभी क्वा परिवार के उत्तराधिकारी बनेंगे। शादी के आधे साल से भी कम समय में क्वा होंग जुआन को सच्चाई का पता चल गया। उस समय जियाजी झांग अंतर्राष्ट्रीय वित्त उद्योग में हलचल मचा रहा था। बेशक क्वा होंग जुआन ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। वह केवल प्रार्थना कर सकता था कि चीजें आगे न बढ़ें। दुर्भाग्य से जिया झू ने उसके लिए एक बेटी को जन्म दिया, जिसका मतलब था कि नवजात बेटी संभवतः एक सिजोफ्रेनिक रोगी होगी। इससे भी बदतर चीजें बाद में होने वाली थी। निदान के एक सप्ताह बाद प्रसव के दौरान ट्रुक का गर्भाशय ग्रीवा कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया, कई स्थानों पर फट गया और बाद में वह जन्म देने में सक्षम नहीं रही। जून की शुरुआत में जन्मी यह छोटी बच्ची जन्म लेते ही एसएन एनर्जी की एकमात्र वारिस बन गई। यह कहानी केवल trienwiki.com लास्ट लीफ FB किएन क्वा मामा पर पोस्ट की गई है। अगर आप कहीं और देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप डाकुओं की मदद कर रहे हैं।
1 महीने बाद छोटी लड़की का नाम क्वावियत्तु रखा गया। ट्रुक की शादी के बाद हायेन हमेशा नॉर्वे में रहती थी। हर साल वह नॉर्वे से कुछ समय के लिए जॉर्ज टाउन जाती थी। जब क्वावियत्तु 3 साल की थी, जनवरी में क्वाहोंगजुआन भी जॉर्ज टाउन आई थी। एक रात क्वाहोंगजुआन ने हायेन के कमरे का दरवाजा खोला और कहा, अगर तुम्हारी बहन अपना काम पूरा नहीं कर सकती है तो तुम्हें उसके लिए यह करना होगा। यह तुम्हारा परिवार मेरा ऋणी है। लेकिन उस समय क्वाहोंगजुआन ने कभी यह उम्मीद नहीं की थी। उसकी बड़ी बहन जन्म नहीं दे सकती थी और न ही उसकी छोटी बहन। हायेन की पहले ही नसबंदी हो चुकी थी। यह दुनिया से बदला लेने का उसका तरीका था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे अपना बच्चा होने की उम्मीद नहीं थी। वास्तव में उसे किसी और से ज्यादा इसकी उम्मीद थी। हायेन से एक आदर्श परिवार की शुरुआत हुई। जॉर्ज टाउन में उस रात क्वाहोंगजुआन के अधीन संघर्ष करते हुए और खुद का आनंद लेते हुए हायेन ने अनुमान लगाया कि यह दिन आएगा और इसके लिए उसने पहले से ही अच्छी तैयारी कर ली थी। इस दिन रिहर्सल के बाद सब कुछ खत्म हो गया। क्वाहोंगजुआन बहुत संतुष्ट था। देखो, वह मेरी कल्पना की तरह ही कमजोर और छोटी है। मुझे लगता है भले ही वह विरोध करे, वह नहीं करेगी। अगले दिन हायेन नॉर्वे लौट आई। उसने नॉर्वेजियन मौसम विज्ञान विभाग में काम किया। 1 हफ्ते बाद क्वाहोंगजुआन नॉर्वे पहुंची। क्वाहोंगजुआन 3 दिनों तक नॉर्वे में रही। इन 3 दिनों के दौरान नॉर्वे में एक और जोड़ा था जो हर रात मस्ती कर रहा था। जीन बहुत महत्वपूर्ण थे। यह जोड़ा आईक्यू से लेकर शक्ल सूरत या दिखावट तक दुर्लभ था। हर रात मस्ती करने वाले इस जोड़े का प्यार से कोई लेना देना नहीं था। ये दोनों लोग एक दूसरे को पहले जानते भी नहीं थे। वे $1 मिलियन बांटने के कारण साथ आए थे। एक बार महिला गर्भवती हो जाए तो वह $1 मिलियन उनका हो जाएगा। पैसा शैतान को आदेश दे सकता है। जिसने $1 मिलियन दिए वह हायेन है। 40 दिन बाद हायेन को उस जोड़े का फोन आया। फोन रखते हुए हायेन ने फिर से क्वाहोंगहुएन को फोन किया। फोन कनेक्ट हुआ लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फोन के दूसरी तरफ क्वाहोंगहुएन ने पूछा, क्या तुम गर्भवती हो? उसने रोते हुए डरते हुए कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे आगे क्या करना चाहिए? इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। फोन के दूसरी तरफ क्वाहोंगहुएन की आवाज संतुष्टि से भरी हुई थी। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने योजना बनाई थी। एसएन एनर्जी को वंशानुगत सिजोफ्रेनिया वाले व्यक्ति को नहीं सौंपा जा सकता था। उसकी बहन को नहीं। क्या त्रि चोंग का भी कोई नाजायज बच्चा नहीं था? वह एक कमजोर लड़की थी। इस कमजोर लड़की को अनुबंध का उल्लंघन किए बिना अपना मांस और खून ले जाने देना, त्रि चोंग के लिए अपने दांत पीसकर इस गुस्से को निगलने का यह सबसे अच्छा तरीका था। इस घमंडी व्यवसायी को यह संदेह नहीं था कि वह गर्भवती थी। 3 महीने की गर्भवती क्वाहोंगजुआन उससे मिलने नॉर्वे गया। यह देखकर कि उसका पेट नहीं बढ़ रहा था, उसने उसके लिए एक बहाना भी बनाया। वह बहुत बीमार थी। क्वाहोंगजुआन की व्यवस्था के अनुसार हायेन ने एक चीनी मौसम विज्ञानी से शादी की। विवाह अनुबंध के रूप में क्वाहोंगजुआन उस मौसम विज्ञानी की शोध परियोजना में एक राशि का निवेश करेगा। नॉर्वे के एक अस्पताल में हायेन ने एक बच्चे को जन्म दिया। यह कहानी केवल trienwiki.com लास्ट लीफ FB कियन क्वा मामा पर पोस्ट की गई है। यदि आप कहीं और देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप डाकुओं की मदद कर रहे हैं। इसके बाद हायेन नवजात शिशु और अपने पति को ग्रीनलैंड द्वीप ले गई। क्वाहोंगहुएन के अनुसार यह एक बच्चे को पालने के लिए एक बेहद आदर्श जगह है।
यहाँ की हवा ताज़ा है और यह बच्चे के शरीर को प्रशिक्षित भी कर सकती है। इसके अलावा यह उसके पति का नया कार्यस्थल है। बच्चे का नाम पहले से ही ज्ञात है, जिसे एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ने दिया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ज्योतिषी यह गणना कर सकता है कि बच्चा क्वा होंग हुएन का नहीं है। दू झूठ, यह नाम है कि हांग जुआन ने उसके पति को चुना है। 2 साल पहले अपनी बहन पर भरोसा करने के लिए, हालांकि हा येन के पास हा त्रि चुयांग का उपनाम था, कानून के अनुसार उसकी पहचान अभी भी पहचाना नहीं गया था, इसलिए वह केवल हा ट्रुक के सबसे अच्छे दोस्त नाम का उपयोग कर सकती थी। वह बहुत निर्णायक था। दुपट्टा जो उसने खुद बुना था, बिल्कुल किसी फरिश्ते की तरह। खैर वो उसका अलाय है, लेकिन जिया यान अभी भी खुद को सबसे ज्यादा पसंद करती है। इस दुनिया में कोई भी उसे पसंद नहीं करता, वो सिर्फ खुद को ही पसंद कर सकती है। जिया यान को ही एक आदर्श परिवार शुरू करने दो। जिया यान खुद को ऐसे ही प्यार करती है। एक शाम को जिया यान ने अपने अलाय का हाथ थामा और जॉर्ज टाउन चली गई। लाल बैलेट शूज पहने हुए बच्चे ने 2 लोगों के सामने छलांग लगाई। उसने अपने अलाय को देखा, उसकी आंखें झपक गईं। उत्सुकता से अपने पैर की उंगलियों के सिरे उजागर किए हुए सैंडल पहने हुए छोटे बच्चे को देख रही थी। लाल बैलेट शूज पहने हुए बच्चे का नाम अव्यट था। अपने पैर की उंगलियों के सिरे उजागर किए हुए सैंडल पहने हुए बच्चे का नाम अलाय था। अव्यट और एक पुरानी फिल्म की पंक्तियों का उपयोग करते हुए मैं शुरुआत का अनुमान लगा सकता हूँ, लेकिन मैं अंत का अनुमान नहीं लगा सकता। धीरे धीरे उसका अलाय उसके खूबसूरत अलाय में बदल गया। उसका खूबसूरत अलाय उसका गौरव, उसका आदर्श, उसका वारिस, इस दुनिया के लिए उसका जुनून था। मैं शुरुआत का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन अंत का अंदाजा नहीं लगा सकते। कल ही तो उसकी खूबसूरत आहलिट ने उससे इस तरह कहा था, माँ, मैं बहुत आभारी हूँ कि आप मुझे इस दुनिया में लेकर आईं। इस दुनिया में रंगों, भोजन, यात्रा, संगीत, पैसे आदि से लेकर फूलों और घास तक, यहाँ तक कि मेरे सामने खड़ा व्यक्ति, आप दूसरों को सृष्टि के चमत्कार की प्रशंसा करने से रोक नहीं पाते। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस दुनिया में आ सकती हूँ, लेकिन ये सब चीजें क्वाव्यक्तु को जानने से पहले की हैं। उदाहरण के लिए रंग। क्वाव्यक्तु की वजह से मुझे बस यह एहसास होने लगा कि शर्ट अनार के लाल रंग की थी। वह अनार के लाल रंग की शर्ट में बहुत सुंदर लग रही थी। मेरी आंखें अवज्ञा करने लगीं, या इससे पहले अनार का लाल रंग बहुत बार दिखाई दिया था, लेकिन इसने कभी मेरी आंखों को आकर्षित नहीं किया था। लेकिन क्योंकि यह क्वाव्यक्तु पर दिखाई दिया, मेरी आंखों ने बस ध्यान देना शुरू कर दिया। ध्यान देना, खोजना, और वहां से मुझे वास्तव में इसका एहसास हुआ। दुनिया अनार के लाल रंग की शर्ट की तरह है जिसे क्वाव्यक्तु ने पहना था। व्यक्तु के माध्यम से हमेशा इस दुनिया से पहले आता है, व्यक्तु के माध्यम से फिर दुनिया आती।